नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेती की उन्नति के लिए देवघर के कुल्हरिया को लिया इफ्को ने गोद। सब्जियों की जैविक खेती के लिए है राज्य जैविक मिशन कार्यक्रम। इन दिनों आम और लीची पेड़ में लगने वाले कीड़ों के रोकथाम में कारगर है रोगर दवा। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जैविक खेती को बढ़ावा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से एक है राज्य जैविक मिशन। इस मिशन के अंतर्गत 15,000 हेक्टेयर भूमि में खासकर सब्जी फसलों की जैविक विधि से खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से एक नई पहल की गई है। राज्य में जैविक खेती को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक जैविक कोषांग की स्थापना की गई है और राज्य जैविक कृषि प्राधिकार का गठन करके उसके अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से एक है राज्य जैविक मिशन। राज्य जैविक मिशन के तहत लगभग 1,500 हेक्टेयर खेतों में मटर, ब्रोकली, फ्रेंच बीन, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी वगैरह सब्जी फसलों की खेती की जाएगी। देवघर जिला के देवीपुर प्रखंड के अंतर्गत कुल्हरिया गांव को इफ्को ने गोद लिया है। कुल्हरिया वासियों का मुख्य आजीविका कृषि है, इसलिए इफ्को ने कृषि के विकास के लिए गांव के किसानों की हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। इसी का परिणाम है कि कुल्हरिया आज कृषि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इफ्को ने देवघर जिला के देवीपुर प्रखंड के कुल्हरिया गाँव को जब से गोद लिया है, तब से वहाँ के कृषि क्षेत्र में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले कुल्हरिया के दर्जनों एकड़ जमीन यूं ही पड़ती रह जाती थी, लेकिन इफ्को ने किसानों की माली स्थिति देखते हुए हर तरह से सहायता की है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक की जानकारी दी गई, साथ ही उन्नत किस्मों के बीज और खाद भी उपलब्ध कराए गए। इसी का नतीजा है कि आज कुल्हरिया गाँव का खेत दलहन, तेलहन और सब्जी फसलों से लहलहा रहा है। जनवरी में आम के पेड़ में चेपा नामक कीट और लीची के पेड़ में स्टिंग बग नामक कीट लगने का खतरा होता है। इन कीड़ों से आम और लीची के वृक्षों को बचाने के लिए 2 मिलीलीटर रोगन नामक दवा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और पेड़ों पर छिड़काव करें। आम और लीची के पेड़ में मार्च के अंत से अप्रैल तक फल लगना शुरू हो जाता है, इसीलिए किसानों को इस मौसम में लगने वाले कीड़ों के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इसी मौसम में आम में चेपा और लीची में स्टिंग बग नामक कीट लगता है। जनवरी माह के लास्ट में ये एक जगह से दूसरी अलग अलग पेड़ों पे चला जाता है, तो आप वहाँ पे एक प्रिकॉशनरी स्प्रे कीजिए। रोगर का 2 ml 1 लीटर पानी में मिला करके आप उसका वहाँ पे छिड़काव कीजिए। झारखंड के पशुपालक बहुत कम लागत में सूकर पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सूकर पालक पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके द्वारा टेम वर्थ और लैंडरेस नस्लों से प्रजनित संकर सूकरों का पालन करें। टैमवर्थ और लैंडरेस नस्ल से प्रजनित संकर सूकरों का शारीरिक वजन सबसे अधिक पाया जाता है। सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र कांके, रांची द्वारा उत्पादित ऐसे संकर सूकर पशुपालकों के यहाँ बड़ी सुविधाजनक तरीके से पाले जा सकते हैं और केवल 4-5 महीने में ही एक सूकर से प्रति किलोग्राम 130 रुपए से 150 रुपए तक की आमदनी होती है। अच्छे पैदावार के लिए बीज और खाद का उचित इस्तेमाल आवश्यक है। बीज और खाद डालते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि इससे उचित गहराई और दूरी मिले, साथ ही समान रूप से सही मात्रा का छिड़काव हो, जो हाथों के द्वारा नहीं हो पाता है। लेकिन इस काम को बिरसा बीज सह खाद ड्रिल उपकरण द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बिरसा बीज सह खाद ड्रिल कतारों में बीजों की बुआई करने और खाद डालने का काम करता है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन फसलों की बुआई कतारों में की जाती है, उन फसलों के पौधे ज्यादा पुष्ट और विकसित होते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि भी होती है। इस दृष्टिकोण से बिरसा बीज सह खाद ड्रिल किसानों के लिए विशेष फायदेमंद साबित हो सकता है। इसकी कार्यक्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है।
चलिए आज मिलते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो खेती बाड़ी की तरक्की के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं, जो न सिर्फ उत्पादन वृद्धि में सहायक हो बल्कि खेती के चहुमुखी विकास के लिए भी सहायक हो। आज जो किसान हमसे मुखातिब हैं, उनके पास खेती बाड़ी के लिए पहले सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इन्होंने सर्वाधिक आवश्यक कामों को प्राथमिकता देते हुए सुविधाओं में वृद्धि किया। इसी का नतीजा है कि आज पहले की अपेक्षा अपनी उपज में कई गुना वृद्धि करने में सफल रहे हैं। हम खेती से इतना खुशहाल हैं कि आने वाला पीढ़ी भी हम इस खेती में ही लगे रहें और दूसरों का भी हम भरण पोषण करें। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.3 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2250 रुपए से 2450 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 1550 रुपए, चना 4900 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 6950 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4550 रुपए, दाल चना 5800 रुपए से 6100 रुपए, सरसों तेल 10150 रुपए से 10200 रुपए, चीनी 3550 रुपए से 3650 रुपए, आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए और प्याज 1500 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने बहुत सी तकनीकों के बारे में जाना, कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, मंडी का भाव जाना, मौसम का मिजाज जाना। अब आगे के कार्यक्रम में क्या क्या है ये आपको मास्टर जी बताएंगे। बिल्कुल किसान भाइयों, आज हम नई तकनीक के बारे में बताएंगे, लेकिन लेते हैं सबसे पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी।
किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। तो किसान भाइयों, लीजिए हाजिर है एक बार फिर से आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन को लेकर। तो मास्टर जी, विराम में जाने से पहले आपने बोला था बहुत सारी जानकारियां देंगे, तो आगे दीजिए, अब आपकी बारी है। बिल्कुल बिल्कुल अल्पना जी। किसान भाइयों, हमारे यहाँ मशरूम की खेती अब बड़े पैमाने पर हो रही है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो व्यावसायिक रूप से मशरूम की खेती कर रहे हैं। किस तरह के मशरूमों का उत्पादन किया जाए, यानी कि किन किस्मों को चुना जाए, किस तरह से मशरूम की खेती से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इन तमाम बातों को समेटे हुए आज हम आपको बता रहे हैं कि मशरूम की खेती के क्या क्या फायदे हैं जी। और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा। जैसे झारखंड में बरसात के दिनों में प्राकृतिक मशरूम जंगलों से मिलती है और कृत्रिम तरीका से वही मशरूम की खेती में, जैसे ओस्टर मशरूम है, दुधिया मशरूम है, मिल्की मशरूम, वो जंगलों से ही आया है, तो उसकी कृत्रिम तरीका से इसकी खेती हम लोग करते हैं। अभी जो सीजन है, जाड़े का मौसम है, वो बटन मशरूम अभी बाज़ारों में प्राप्त हो रही है। उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बटन मशरूम को उगाने के लिए 2 तरह का वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। इसमें गर्मी भी चाहिए और ठंडा भी चाहिए। इसकी खेती हम लोग सितंबर से स्टार्ट करते हैं। सितंबर में गर्मी रहता है, उस समय इसका कंपोस्ट बना जाता है। तो कंपोस्ट भी 2 तरीका से होता है, एक शॉर्ट विधि से होता है और एक दूसरी लंबी विधि से होता है। तो किसान भाई लंबी विधि से आसानी से कर सकते हैं और शॉर्ट विधि में तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसका किसान भाई एफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो जो आप पता है कि लंबी विधि से हमारे किसान भाई कर सकते हैं, वो विधि कौन सी है? तो लंबी विधि से बनाने के लिए हम किसान भाई अपना खेत में खाद बना सकते हैं और इसके लिए गेहूं का भूसा या धान का कुट्टी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, जैसे धान का भूसा इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 4 कुंटल धान का भूसा लिया जाता है, या गेहूं में बनाना चाहते हैं तो 3 कुंटल आपको गेहूं का भूसा लिया जाता है। और उसी हिसाब से इसमें यूरिया, एसएसपी, एमओपी, डीएपी और 3 किलो के हिसाब से मिलाया जाता है। गेहूं का चोकर करीब 25 से 30 केजी के लगभग लगता है और गुड़ 5 केजी गुड़ की आवश्यकता पड़ती है और इसमें जिप्सम 25 केजी के लगभग आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो हमने केमिकल बताए, तो इसको केमिकल में जिप्सम को छोड़ करके बाकी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं कंपोस्ट बनाने में। तो इसमें पहले मेथड है कि कंपोस्ट बनाने के लिए गेहूं का या भूसा को 2 दिन तक लगातार फुलाया जाता है और दूसरे दिन जो केमिकल बताए हैं उसका गेहूं के चोकर में मिश्रण बनाया जाता है जिप्सम को छोड़ करके, और गुड़ का घोल बना करके उसमें मिलाया जाता है। और तीसरे दिन जब गेहूं का भूसा को फुलाते हैं
तो इसी मिश्रण को उसमें मिला करके एक ढेर बनाया जाता है। एक ढेर बनाने के लिए एक फ्रेम होता है 5 फीट लंबा चौड़ा करके 3 तरह का एक फ्रेम होता है। उसी फ्रेम में ढेर बनाया जाता है और इसको मतलब ऊंचा करके एक इकट्ठा कर दिया जाता है। या फ्रेम नहीं है तो किसी पक्के स्थान पर कॉर्नर लेकर के उस स्थान पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ढेर बनाने का काम पूरा हो गया और इसमें हर तीसरे दिन इसकी पलटाई किया जाता है और तीसरी पलटाई में जिप्सम, जो मैंने बताया कि जिप्सम की मात्रा को तीसरी पलटाई में मिलाया जाता है। तो इस तरह से हर तीसरे दिन में इसका कंपोस्ट टर्निंग किया जाता है और टोटल 8 टर्निंग किया जाता है। खाद जैसे बनाते हैं कंपोस्ट तो 2 तरीक़ा से बनाते हैं। एक तो गड्ढा में दे करके भी खाद बनाया जाता है और यह खाद उससे डिफरेंट है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका खाद तैयार करना है, इसलिए इसको ऊपर ढेर बनाया जाता है। ढेर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। तो इस तरह से 8वां पलटाई में जब इसका टेस्ट करते हैं तो 8वां पलटाई में थोड़ा सा उसको निकाल करके उसको सूंघते हैं। यदि उसमें गौमूत्र का गंध आता है तब तो एक टर्निंग और दिया जाता है और नमी भी कम हो जाना चाहिए। तो इस तरह से यह अमोनिया रहित खाद हो जाना चाहिए और नमी इसमें करीब 60% के लगभग नमी होना चाहिए। तो इस तरह से ये खाद जब तैयार हो गया तब इसको 1 क्विंटल कंपोस्ट में 500 से 700 ग्राम बीज मिला करके और बैग में करीब 5 केजी से लेकर के 7, 8, 10 केजी तक भी भर देते हैं एक बैग में। तो मिक्स करके इसमें बीज की मात्रा कम लगती है और इसको एक डार्क रूम में रख दिया जाता है। इंक्यूबेशन करने के लिए अंधेरा कोठरी में रखा जाता है। 20 दिन में इसके अंदर फंगस का उसके बैग के अंदर फैल जाता है। उसके बाद इसमें केजिंग मिट्टी जब पूरा ग्रोथ हो गया तो केजिंग मिट्टी उसमें भरा जाता है। तो केजिंग मिट्टी एक तरह का खाद है जो कि 2 साल पुरानी गोबर की खाद से थोड़ा सा उसमें मिट्टी मिला करके उसको जर्म रहित किया जाता है। तो जर्म रहित करने के लिए बेबेस्टीन 0.1% बेबेस्टीन और फॉर्मल्डिहाइड 2% फॉर्मल्डिहाइड का छिड़काव किया जाता है उसमें। और छिड़काव करने के बाद प्लास्टिक से उसको ढक देते हैं। कम से कम 3 दिन 4 दिन तक उसको ढका रखते हैं। तो उसके ढका रहने से फॉर्मेलिन से जो गैस निकलता है उस गैस से उसमें उस खाद में जो भी केजिंग मिट्टी में जो भी जर्म होगा सब मर जाएगा। और 10-15 दिन में करीब टोटल करीब 20-25 दिन में उससे फ्रूटी निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि पिन हेड के बटन लाइक स्ट्रक्चर उजला उजला दिखाई देगा। और जब फूल मैच्योर हो जाए तब उसको घुमा करके तोड़ते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने मशरूम की खेती की विधि कितनी विस्तृत से बताई। उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हमने बटन मशरूम की खेती के बारे में बताया। ऐसे मशरूम तो बहुत तरह का होता है, तो आज मैंने आपको बटन मशरूम की खेती कैसे करें उसके बारे में बताया। तो मास्टर जी, गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी के मौसम का मतलब होता है बहुत सारे फलों का आना। जी, और फलों में सबसे बड़ी बात है कि फलों का राजा आम और लीची की बात होती है। जी, बिल्कुल। और हमारे राज्य में और आसपास के राज्यों में भी आम और लीची की बड़े पैमाने पर खेती होती है। जी, इस बारे में तो बात करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो बगीचे लगा रखे हैं उनको मायूसी झेलनी पड़ती है जब उनमें कीट लग जाता है। जी, बिल्कुल। तो किसान भाइयों, क्यों ना हम कीट प्रबंधन के बारे आज बातचीत करें, यानी कि जब फसल लगे उससे पहले ही हम उपचार संबंधी बातों की जानकारी हासिल करें। मास्टर जी, बहुत आवश्यक जानकारी है जो हमें देना ही चाहिए अपने किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आम और लीची के पौधों पर अगर कीट लग जाए तो आप कीट प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर हम आपको आज जानकारी देंगे। और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं कौन, अल्पना जी? जी, इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल चौधरी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जनवरी माह में आम एवं लीची में कौन कौन से कीट लगते हैं और उसके प्रबंधन क्या है? जैसे आपने पूछा कि अभी जनवरी माह में कि आम में कौन से कीट आ सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम बात करेंगे तो जनवरी से इसमें
नर जो मंजर है वो आना शुरू होता है आम में और लीची में। आम में लास्ट में जनवरी महीने के लास्ट में आएगा, लेकिन लीची में आना शुरू हो गया है। तो जब यहीं से कीड़ा, यहाँ से हमारा कीट या बीमारी लगना शुरू होती है तो उसके उपज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हमें अभी से सावधानी बरतनी चाहिए कि जिससे कीट कम से कम आए। तो हम देखते हैं कि जब आम के विषय में देखेंगे तो आम में सबसे ज्यादा चेपा होता है, चेपा लगता है, वो कीड़ा आता है। और इसके साथ साथ जो लीची है इसमें देखेंगे कि एक जो बग होती है जिसमें बदबू आती है, बदबूदार, जिसको स्टिंग बग बोलते हैं, वो आती है। इसके लिए हमें अभी से सावधानी बरतनी होगी जिससे कीड़ा कम से कम आए। तो ये कीड़ा जो अभी आपने बोला बग जो कीड़ा होता है, ये क्या आम में भी लगती है या सिर्फ लीची में? ये आपका लीची में लगती है, और ये लीची में इसलिए ज्यादा हानिकारक है क्योंकि झारखंड में हम देखते हैं कि जहाँ लीची लगी हुई है उसके आसपास में कुसुम, करंज और इनके पेड़ लगे हुए होते हैं। तो यह कीड़ा उस पे भी रहता है जब आपका फ्लावर इसका ओपन होता है, जब फरवरी महीने के बीच में ओपन होता है तो ये कीड़ा करंज से और कुसुम से आकर के आपके फसल लीची में आकर के और वहां से सक कर लेता है, जो और पूरा आपका नरमन जो आपके जो फ्लावर्स हैं वो पूरे झड़ने लगते हैं। तो इसके लिए हमें वहां से भी सोचना चाहिए कि और किस किस में ये कीड़ा लगता है, तो यह इसका ध्यान रखना है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? अभी से देखिए कि जहाँ जहाँ आपका लीची है जिसमें मंजर आना शुरू हुआ है अभी, तो उसमें अगर हम स्प्रे जो जितना भी कीटनाशक का स्प्रे है वो हम उस टाइम में नहीं कर पाते हैं जब मंजर आपका खुल जाएगा, फरवरी महीने के बीच में जब खुलना शुरू होता है, क्योंकि इस समय ये परपरागित फसल है। परपरागित फसल होने की वजह से इसमें मधुमक्खियां इसमें परागण का काम करती हैं। परागण अगर नहीं होगा तो आपकी उपज पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हमें उस समय हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं, छिड़काव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अभी से इसका छिड़काव या फिर और दूसरा जो जिसके यांत्रिक क्रियाएं हैं उसके द्वारा हमें कीट को प्रबंधन करना है। अगर हम इसके प्रबंधन के लिए जाएंगे तो अगर आप अभी लीची के बागान में जाएंगे तो क्या है, इस कीट का एक प्रवृत्ति है कि एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जहां इकट्ठा हुआ है उस कीट को आप झाड़ करके नीचे केरोसिन के पानी में डाल दीजिए, स्प्रे की आपको जरूरत नहीं है, ये मर जाएगा। अगर यहाँ से फिर कीट जनवरी माह के लास्ट में ये एक जगह से दूसरी अलग अलग पेड़ों पे चला जाता है तो आप वहां पे एक प्रिकॉशनरी स्प्रे कीजिए, रोगर का 2 ml 1 लीटर पानी में मिला करके आप उसका वहां पे छिड़काव कीजिए। नर मंजर जब आपके जो मंजर हैं उसको खुलने से पहले, खुलने के बाद में हमें स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि वहां पे मधुमक्खियां आती हैं। मधुमक्खियों पे अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो हमारी उपज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये मधुमक्खी भी क्या हमारे फसल को हानि पहुंचाती है? मधुमक्खी फसल को हानि नहीं पहुंचाती है। मधुमक्खी हमारा मित्र कीट है जो परागण में काम करती है, जो हमें सहायता करती है, और उसके साथ साथ जो उसका शहद है वो भी हमें मिलता है। जी, तो ये सारा आम के मंजर में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? आम के मंजर में जैसे बताया कि लीची में ये बग है, आम में भी चेपा आता है। जब आप आम में चेपा जब शुरू होता है तो आपका फ्लावर जब फरवरी माह के लास्ट में इतना तेज आता है कि उसमें आपका पूरा यहाँ पे पूरा जो आपका फूल है वो पूरा चेपा होकर के एक जगह इकट्ठा होकर के पूरा झड़ जाता है और आम की फसल में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें अभी से ध्यान रखना है कि हम जनवरी माह में उसके जो चेपा है उसके अलावा कुछ सफेद रंग का जो मीली बग होती है वो भी आप फ्लावर्स पे काफी देखेंगे, और उसके साथ साथ पूरा जो उस पे आपका एक काले रंग का ब्लैक सूटी मोल्ड बोलते हैं जिसको, वो आ जाती है। तो उसके लिए हमें अभी से ध्यान रखना है कि हम अपने जो बागीचा है उसकी साफ सफाई रखें, क्योंकि जो जहाँ पे खरपतवार है उस खरपतवार से वो मीली बग अभी चढ़ गई है, चढ़ना शुरू हुई है। तो जो आपने एल्काथिन जो बैंड लगाया है पेड़ के चारों तरफ में उसको साफ कर दीजिए और उसके चारों तरफ ग्रीस लगा दीजिए, अभी जो उससे वो कीट ऊपर चढ़ नहीं पाए। और उसके साथ साथ जैसे बोला खरपतवार साफ करिए आप और चारों तरफ से उसको ऊपर चढ़ने से रोकिए। और
एक बार अगर फल जो आपका मंजर है वो खुलना शुरू हो गया है तो वो कीट में वैसे ही उसमें भी परागण करती हैं, तो हमें वहाँ पे जो स्प्रे करना है वो कम विषैली दवाओं का वहाँ पे उपचार करना, छिड़काव करना है जी। जैसे नीम के जितने भी बने हुए हैं, आपका नीम का नीम सीड जो कर्नेल्स हैं उसका आप बना करके छिड़काव कीजिए 5% का, या फिर उससे पहले आप थोड़ा सा कॉन्फिडोर जिसको 2 लीटर पानी में 1 ml दवा को मिला करके वहाँ पे आप छिड़काव करना है। तो डॉक्टर साहब, ये तो अभी आपने सारा उपाय मंजर आने से पहले के बारे में बताया। जब मंजर आ जाती हैं, जब उसमें छोटे छोटे फल लगने लगते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? फल लगते हैं तो जैसे बताया है, अगर आपका चेपा फिर भी बढ़ रहा है तो उस टाइम में आप 15 दिन के ऊपर कॉन्फिडोर का एक स्प्रे कीजिए। और उसके साथ साथ में एक रोग भी आता है जिसको हम सफेद कलर का चूर्ण आपके फ्लावर्स पे इकट्ठा हो जाता है, वो पाउडरी मिल्ड्यू होता है। उसके लिए आप ट्राइडियो मॉर्फ जो है या फिर कैराथेन है, उसको 1 ग्राम को 2 लीटर पानी में या फिर दोनों में से किसी को भी एक का अंतराल पे छिड़काव करें। 15 दिन पे इनका छिड़काव करिए, जिससे आपका फ्लावर्स वहाँ पे रहेंगे, उस पे आपका फूल बना रहेगा जी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आम और लीची के बारे में इतनी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप ये सारी जानकारी लेकर आप अपने आम के और लीची के पौधों को आप उपज बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप बताइए कैसा लगा आपको ये जानकर कि कैसे कीट प्रबंधन करें आम का, लीची का, ताकि उसका स्वाद जो है आप अच्छा चख सकें और अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। तो मास्टर जी, बहुत सारी जानकारियां हो गई, अब IMD पुणे के पास चलते हैं। बिल्कुल, आप भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से जो सलाह हमें प्राप्त होता है हम आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए कौन कौन सी सलाहें भारतीय मौसम विज्ञान मंडल की ओर से हमारे यहाँ किसानों को दी जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में कुहासा छाया रहेगा, साथ ही ठंडी हवा में वृद्धि होने की संभावना है। फसलों में कीट प्रबंधन के लिए नीम की पत्तियों से कीटनाशी बना सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी में नीम की पत्तियां और पानी भरकर 4 दिनों के लिए धूप में छोड़ दें। 5वें दिन पत्तियों को अच्छी तरह मिलाकर छान लें। इसके बाद 1 ग्राम सर्फ या साबुन मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सलाह भी आपने जान लिया। अब बारी आपको पता है किसकी है? चिट्ठी पत्री की। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल। तो पता लिखवा दीजिए। किसान भाइयों, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़िए। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें अवश्य लिखकर भेजें, ताकि हम आप तक जानकारियां पहुंचा सकें और साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी कर सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 8340002। जी मास्टर जी, अब पता भी लिखवा लिया, अब समय है कहाँ का जाने का, तो अलविदा अब लेना चाहिए हमें। बिल्कुल किसान भाइयों, ऐसे तो अलविदा कहने की इच्छा नहीं होती जी। बिल्कुल आपसे सही बात जुड़कर, आपसे मिलकर, आपसे बातें कर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप सुखी हो, संपन्न हो, जीवन के रास्ते पर आप आगे बढ़ते चलें। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।